बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की केमिस्ट्री के बारे में। इसका लास्ट टॉपिक है। इसका जो 4th चैप्टर है स्टाइशियोमेट्री, वो हमने स्टार्ट किया था। सो उसका ये लास्ट टॉपिक है 4.9। मिकदारी मिसाइल को हल करने में इक्वेशन का इस्तेमाल, कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस का इस्तेमाल, मिकदारी मिसाइल को हल करने के लिए इक्वेशन का इस्तेमाल। कल हमने केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन लिखते हुए हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, मतलब किन बातों को मद्देनजर रखना चाहिए, और केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे लिखनी चाहिए हमें, मोल्स को कैसे हमें मतलब पता होना चाहिए, मोल्स के बारे में क्या जो इक्वेशन है उसको बैलेंस कैसे करना चाहिए। जो रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा कि जो प्रोडक्ट्स, जो रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स से दोबारा रिएक्टेंट्स बनाते हैं, दोबारा तहलील होकर रिएक्टेंट्स बनाते हैं, तो उसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। यानी कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट भी बनाते हैं, प्रोडक्ट्स दोबारा तहलील होकर रिएक्टेंट्स भी बनाते हैं। उसके बारे में हमने कल पढ़ा था। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, क्योंकि इजी सा टॉपिक था, आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो आज हम पढ़ेंगे, इसका लास्ट टॉपिक छोटा सा है। सो आज हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कहते हैं कि मुकम्मल और मुतवाज़न केमिकल इक्वेशन हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मोल निस्बत या मोलर मास की निस्बत भी बताती है। वो कहते हैं मुकम्मल और मुतवाज़न केमिकल इक्वेशन। अब ये जो मुतवाज़न केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी कि पीछे हमें पता है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किस तरह करना चाहिए, यानी कि दोनों तरफ जो मोल्स यानी कि एटम्स की जो तादाद है वो कैसे हमें बैलेंस करनी चाहिए, केमिकल इक्वेशन को कैसे हमें मतवाजन रखना चाहिए। तो कहते हैं मुकम्मल और मतवाजन केमिकल इक्वेशन जो होती है हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, कहते हैं वो हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की मोल की निस्बत बताती है या मोलर मास की निस्बत भी बताती है। जो बैलेंस्ड जो इक्वेशन होती है वो हमें रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की मोल निस्बत या मोलर मास की निस्बत भी बताती है। अगर हमें प्रोडक्ट्स के मोलर मासेस मालूम हो तो हम इस निस्बत की मदद से रिएक्टेंट्स के मोलर मासेस भी मालूम कर सकते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास ना प्रोडक्ट्स के मोलर मासेस मालूम हो, यानी कि प्रोडक्ट्स के मोलर मासेस हो हमारे पास, तो हम फिर रिएक्टेंट्स के मोलर मासेस भी मालूम कर सकते हैं। अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स के मोलर मासेस हों तो हम प्रोडक्ट्स के मोलर मासेस मालूम कर सकते हैं। वो कहते हैं मिसाल के तौर पर दर्ज झैल इक्वेशन हमें बताती है कि 1 मोल 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 2 मोल 77 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके 1 मोल 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड, 1 मोल 18 ग्राम पानी और 1 मोल 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। वो कहते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उन्होंने बताया कि कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक से रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। सो यहाँ पे उन्होंने मोल्स भी बताया है कि किस तरह 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक से रिएक्ट करती है और 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड और 1 मोल पानी और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। अगर हमारे पास केमिकल इक्वेशन हो तो हम उससे केमिकल मतलब मतवाजन, और वो हमें केमिकल इक्वेशन देती हैं मतवाजन और बैलेंस्ड जो केमिकल इक्वेशन होती है। सो उससे ना हम मोल्स के हमें पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल उन्होंने हमें केमिकल इक्वेशन दी है, हमें मोल्स का पता चल गया कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करती है, और फिर आगे ये कैल्शियम 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड और 1 मोल पानी और 1 मोल जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मतलब बनाती है। तो जब हमारे पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन होगी तो हमें इनके मोल्स के बारे में पता चल जाएगा। यहाँ पे 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, अब ये अगर हम इनके मोलर मासेस की बात करें तो पीरियोडिक टेबल से हमें इनके जो मासेस का पता चलता है। अगर हम पीरियोडिक टेबल में जाकर देखें तो जो कैल्शियम है Ca, इसका एटॉमिक मास है 40। जो कार्बन है C, इसका है 12। ऑक्सीजन का 16 है, और जो 16 है वो ये जो O3 है, ये 3 जो एटम इनसे जो मल्टीप्लाई होगा। सो कैल्शियम का 40 और जो कार्बन का है ये जो 12, मतलब 12 जो इसका एटॉमिक मास है, और जो ऑक्सीजन का है वो है 16। तो 16 ज़रब 3
तो इन सबको हम आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास 100 ग्राम आएगा। इसी तरह अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 है। जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक मास, जो क्लोराइड है इसका एटॉमिक मास 35.5 है। तो अब यहाँ पे मतलब 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक के हैं ना। सो यहाँ पे अगर हम 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक के हैं तो जो क्लोराइड है, क्लोरीन, उसका जो फार्मूला है वो सॉरी एटॉमिक मास है वो 35.5 है। 35.5 को अगर हम 2 टाइम्स करें तो हमारे पास आता है 71, यानी कि 35 70 और 0.5 71 71 हमारे पास आएगा इसका जो क्लोरीन का एटॉमिक मास, और प्लस हाइड्रोजन के 2। ठीक है। सो जो 71 प्लस 2 73 ग्राम। ठीक है। इस तरह कैल्शियम क्लोराइड का भी इसी तरह हम निकालेंगे, पानी का भी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का। इस सारे पैराग्राफ में टोटली हमें सिर्फ इतना समझा रहे हैं, इतना बता रहे हैं कि एक जो बैलेंस्ड इक्वेशन होती है ना, अगर वो हमारे पास हो, हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो मोलर मास की निस्बत मतलब मालूम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने इनके मोलर मासेस मालूम कर ली, 100 ग्राम, 73 ग्राम, 111 ग्राम, 18 ग्राम और 44 ग्राम। वो कहते हैं कि अगर हमें प्रोडक्ट्स के मोलर मासेस मालूम हो तो हम उसी निस्बत से रिएक्टेंट्स के भी मालूम कर सकते हैं। अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स के हों तो हम प्रोडक्ट्स से मालूम कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर हमें ये एग्जाम्पल दी है कैल्शियम कार्बोनेट की, कि कैल्शियम कार्बोनेट में 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये रिएक्ट करके 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड और 1 मोल पानी और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है। मतलब एक हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन होगी, मतवादन इक्वेशन होगी, केमिकल इक्वेशन होगी, तो हम उससे मोल्स भी पता लगा लेंगे और मोलर मासेस का भी पता लगा लेंगे। मोलर मासेस जो कि हम पीरियोडिक टेबल के हम मतलब है, पीरियोडिक टेबल से हमें पता चलते हैं इनके मोलर मासेस। तो हमने कैल्शियम का, कार्बन का और ऑक्सीजन का, इन सबके हमने मोलर मासेस जो एटॉमिक मासेस है वो हमने मालूम किया, उन सबको आपस में प्लस किया तो हमारे पास ये 100 ग्राम आया। इस तरह हम इनके जो मोलर मासेस का पता चला सकते हैं। आगे वो हमें कह रहे हैं कि रिएक्टेंट्स का टोटल मास प्रोडक्ट्स के टोटल मास के बराबर होता है। हाँ जी, जो रिएक्टेंट्स का जो टोटल मास होता है ना, अब ये रिएक्टेंट्स है ना, ये प्रोडक्ट्स हैं। रिएक्टेंट्स का जो टोटल मास होता है ना वो प्रोडक्ट्स के टोटल मास के बराबर होता है। अब टोटल मास क्या है, अब यहाँ पे 100 ग्राम है ना कैल्शियम कार्बोनेट का, और हाइड्रोक्लोरिक का 73 है। 100 और 73 को अगर हम प्लस करें, 100 और 73, तो हमारे पास 173 आएगा ना। 100 और 73 को हम प्लस करें तो 173 हमारे पास आएगा। ये रिएक्टेंट्स का टोटल मास है ना। सो अगर हम इसी जो रिएक्टेंट्स का टोटल मास हो गया, प्रोडक्ट्स के टोटल मास में अगर 100 11 18 44 इनको अगर हम आपस में प्लस करेंगे तो इनका भी 173 आएगा। इसलिए वो कहते हैं कि जो रिएक्टेंट्स का टोटल मास जो होता है ना, प्रोडक्ट्स के टोटल मास के बराबर होता है। इसका 173 है, इसका 173 है ना, 173। सो इसका भी 173 होगा। ठीक है। इसका 173 और इसका 173 टोटल मास होगा। सो ओके स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक था 4.9, जो 4th चैप्टर है इसका स्टैचोमेट्रिक्स का हमारा लास्ट टॉपिक था। इसकी जो फर्दर एग्जांपल्स रह गई हैं हमारे पास, 4 एग्जांपल्स, वो हम इंशाल्लाह कल करेंगे। सो आज के लिए सिर्फ इतना कि आप लोगों को इसकी थोड़ी ये जो एक्सप्लेनेशन है ये ऊपर उन्होंने हमें थोड़ा बताया इसके बारे में, आप लोगों को इस चीज़ की समझ आए तो हम कल इसकी एग्जाम्पल भी करेंगे। आई होप सो क्या जो मैंने आज आप लोगों को समझाया आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।